हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिवपार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव इंस्पायर्स इंडिया पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे अभी तक ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल हमने कल समाप्त कर लिया था, पूरा आर्थिक जीवन वगैरह सब पढ़ लिया था। आज मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि अब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, लेकिन हम वैदिक साहित्य बाद में पढ़ेंगे। हम लगे हाथ उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको उत्तर वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसका समय होता है 1000 BC या ईसा पूर्व से कितना 600 ईसा पूर्व। तो ये 600 ईसा पूर्व ठीक ही है। तो यहाँ पे हमें इस काल की जानकारी के लिए अध्ययन हेतु जो उपयोगी है, ठीक है, तो वो आपके सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, इनका अध्ययन करना यहाँ पे उपयोगी है। इस काल की जानकारी के लिए सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ आदि का अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, क्या है इसके बारे में पूरा विस्तार से, और ध्यान रखेंगे इस काल में आर्यों के जीवन में, ठीक है, स्थायित्व आ गया है। अर्थात अभी तो वो कबीला बना के घूमते थे, जगह जगह पशुपालन करते थे, लेकिन अब वो जगह जगह नहीं घूमते हैं, स्थायित्व आ गया है। और ध्यान ये भी देंगे, वो कृषि करने लग गए हैं। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, ठीक है। तो भौगोलिक विस्तार क्या है? जहां आकर जब ये सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, सप्त सैंधव प्रदेश में जब ये आके बसे थे, तब उसको ब्रह्मव्रत कहा गया था। ठीक है, और जब ये लोग गंगा और यमुना के दोआब तक आ गए, तब उस प्रदेश को क्या कहा गया? ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि क्या कहा गया था? ब्रह्म ऋषि। ठीक है, आगे हिमालय और विंध्याचल प्रदेशों में जब ये बसे, तब उस क्षेत्र को कहा गया मध्य देश। और जब संपूर्ण उत्तरी भारत में आकर के ये बस गए, तब उसे कहा गया आर्यव्रत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना है। आगे बात करते हैं हम राजनीतिक जीवन पर। तो दोस्तों, लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया यहाँ, जिससे इनकी जीवन में बहुत बदलाव आए। जब लोहे का प्रयोग हो गया तो इन्होंने कृषि यंत्रों को बनाना सीखा, और कृषि यंत्रों को बनाना सीखने के बाद कृषि का विकास हुआ।
जिससे जो है ये लोग स्थायी रहने लगे। और ऐसे ही जो कबीले थे वो छोटे छोटे जन बने और जन से जनपद बन गए थे। ठीक है, तो हम देखेंगे छोटे छोटे जन मिलकर, छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बन गए। ठीक है, उदाहरण के लिए एक भरत जन और दूसरा था पुरुजन। ये दोनों मिलकर के कुरु जनपद बने थे। सही है। ऐसे ही तुर्वुस, कौन सा है दोस्तों, तुर्वुस और एक क्रीवी, ये जन थे। ठीक है, इनके मिलने से पांचाल जनपद बना और ये सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली था उस समय, सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है। तो इस काल में, कौन से में, उत्तर वैदिक में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का उल्लेख हुआ। ठीक है। अच्छा, जो कबीलाई तत्व थे, लड़ाइयाँ करते थे, कबीलाई तत्व, उनमें कमी आई। ठीक है। और जो राजा के अधिकार थे, राजा के अधिकार, उनमें वृद्धि हो गई। पहले राजा पर नियंत्रण रखता था सभा, समिति, विदत गण, लेकिन अब उनका प्रभाव नगण्य हो चुका था और राजा के अधिकारों में वृद्धि होती गई। और इस पद को दैवीय माना जाने लगा। दैवीय का मतलब है ईश्वर की मर्जी से माना जाने लगा, ईश्वर के समान समझा जाने लगा राजा को, और कोई उसका अब उल्लंघन नहीं कर सकता था। और ये पद बाद में वंशानुगत हो गया। पहले चुनाव होता था, राजा कौन बनेगा, वोट डलते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जैसे मैं राजा हूं तो अगला राजा मेरा बेटा बनेगा, इस प्रकार से वंशानुगत हो गया। ठीक, तो यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं जो जहाँ से आता है, और ये हेडिंग है आपका राजाओं के विभिन्न नाम। राजाओं के विभिन्न नाम। ठीक है। तो दोस्तों, राजाओं के विभिन्न नाम क्या है, दिशा व क्षेत्र के आधार पर हैं। ये दिशा एवं क्षेत्र के आधार पर। ठीक है। क्या क्या है, जैसे पहला, अगर कोई मध्य क्षेत्र का राजा है तो उसे क्या कहते थे, उसे राजा ही कहते थे। ठीक है। और यदि पूर्व या प्राच्य क्षेत्र का राजा है तो उसे कहा जाता था सम्राट। पश्चिम का है तो उसे कहा जाता था स्वैराट। और उत्तर का है तो उसे कहा जाता था विराट। और यदि दक्षिण का होता था तो उसे कहा जाता था भोज। ठीक है। और जो चारों दिशाओं का राजा होता था, हैं, चारों
दिशाओं का राजा क्या कहलाता था? एकराट। उसे एकराट कहा जाता था। ठीक है, ये जो एकराट की उपाधि है आगे चल के एक नंद वंश होता है, और नंद वंश में था महापद्मनंद। ठीक है, उसने ये एकराट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो समिति थी या सभा थी, ठीक है, इनका प्रभाव दिनों दिन कम होता गया। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे इनका प्रभाव कम होता गया। दोस्तों आगे हम देखते हैं प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी, ये उत्तर वैदिक काल चल रहा है, ध्यान रखना। अब प्रमुख अधिकारी, ये तो वैसे मैंने तुम्हें बता रखा कि रत्निन कहा जाकर था। ठीक है, लेकिन पहले 7 थे, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। और अब जब उत्तर वैदिक काल आया 17 हो गए थे। और कुछ नहीं है। आगे हम चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति। दोस्तों ये युग वो युग है जहाँ से भारत को कहें बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया गया। जाति व्यवस्था का जोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित होने लगी। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहीं से ब्राह्मण वर्ग का भी उदय हुआ है, बताएंगे कैसे। तो ये समय, और ये आगे पीढ़ी दर चलता रहा। वर्तमान में भी जातिवाद की जड़ें आज भी भारत में बहुत ज़्यादा गहरी हैं। चलिए, तो हमें आगे चलना है। सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं, शॉर्ट नोट्स बनवाता हूं, और इनसे अलग कहीं आने वाला भी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, इसी में से आ जाएगा। बहुत विस्तार से है ये, लेकिन शॉर्ट नोट्स हैं बस ये। तो वर्ण व्यवस्था क्या होने लगा, इसका क्या हुआ? विस्तार हुआ। ठीक है, और विभिन्न जो वर्ग थे काम करने वाले, विभिन्न वर्गों की स्थिति जाति द्वारा निर्धारित होने लगी। ठीक है, लोहे का क्या हुआ? आगमन हुआ, अर्थात प्रयोग हुआ। उससे क्या हुआ? लाभ में वृद्धि हुई, कृषि में विकास हुआ। कृषि में क्या हुआ? विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक लाभ प्राप्ति हेतु लोग यज्ञ कराते थे। क्या कराने लगे? यज्ञ कराने लगे। और यज्ञ से ही ब्राह्मण वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, और सर्वप्रथम जो पुरोहित होते थे, अधिकारी, पुरोहित ही ब्राह्मण बने। ठीक है दोस्तों, पुरोहित ही ब्राह्मण बने। उस समय एक टर्म आई द्विज। तो द्विज में कौन था? ब्राह्मण था,
वैश्य था, क्षत्रिय था। ठीक है, मेरा क्रम ये थोड़ा उल्टा हो गया है, क्षत्रिय पहले आना चाहिए, आप सही कर लेना। तो दोस्तों ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये तीनों लोग मिलकर के क्या कहलाते थे? द्विज कहलाते थे। और इसमें शूद्र शामिल नहीं है। और ध्यान रखना, इन्हें ही उपनयन एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार का अधिकार था। ठीक है, इन्हें ही था अधिकार, और कोई नहीं कर सकता था। गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। आज भी पूछते हैं ना तुम्हारा गोत्र क्या है, तो गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। और उस टाइम पे भी गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चली, अपने गोत्र में नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये चली। आश्रम व्यवस्था भी यहीं से स्थापित हुई है, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, 4 आश्रम है। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, और फिर आपका एक है संन्यास, एक और है, हाँ एक है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ पहले है, लास्ट में संन्यास है। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था ये है। आगे हम जानेंगे, चारों को लिख भी लेंगे। और इसका जो उल्लेख मिला है वो जाबालो उपनिषद में मिला है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ। और आश्रम व्यवस्था का मैं यहाँ जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति पर बात करें, स्त्रियों की स्थिति तो अत्यंत दयनीय हो गई यहाँ पर आते आते। ठीक है, अत्यंत दयनीय हो गई। अब उन्हें उपनयन, वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, पर्दा प्रथा चल पड़ी थी यहाँ आते आते। सती प्रथा, यानी कि अगर किसी महिला के पति की डेथ हो गई तो उस स्त्री को भी उसके साथ ही जला देना। सती प्रथा का प्रारंभ हो चुका है यहाँ पे। और एक ग्रंथ है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये पढ़ाएंगे हम आगे क्या है आगे। एक ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें बताया क्या कहा गया है? पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत कहा गया है, समस्त दुखों का स्रोत कहा गया है। और इसी में पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही इस काल में गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये विदुषी महिलाएं भी थी इस समय पे। विदुषी का विद्वान पुल्लिंग होता है। ठीक है, विदुषी महिलाएं थी। तो ये चीज़ आगे क्या है? आगे दोस्तों विवाह। तो विवाह के 2 रूप हैं, एक है आपका अनुलोम और एक है आपका प्रतिलोम, प्रतिलोम विवाह। ये 2 रूप प्रचलित थे उस समय। अनुलोम विवाह क्या है दोस्तों?
तो इसमें उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की कन्या, यह अनुलोम विवाह था। अर्थात अनुलोम कह दो, अनुकूल कह दो, ऐसे भी कह सकते हो कि उच्च वर्ग का पुरुष हो सकता था, निम्न वर्ग की कन्या, जैसे ब्राह्मण पुरुष के साथ क्षत्रिय कन्या का विवाह। ये क्या है? निम्न वर्ग का पुरुष, निम्न वर्ग का पुरुष, और महिला जो होती थी वो उच्च वर्ग की होती थी, जैसे वैश्य स्त्री और शूद्र पुरुष का विवाह हो। ठीक। अब हम पढ़ेंगे उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में, कैसी थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो मैंने तुम्हें बताया अब आर्यों का मुख्य व्यवसाय अब क्या था? कृषि। ठीक है, और कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे का प्रयोग। ठीक है, जो यजुर्वेद है उसमें लोहे के लिए अयस एवं कृष्ण अयस शब्द मिलते हैं। ठीक है, और इसी पे 24 बैलों का हल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आ गया है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया और उसके बाद कुंभकारी था। ठीक है, हाँ, जो आभूषण होते थे तो सोने के जो आभूषण थे उन्हें निष्क कहा जाता था, ये मैंने पीछे ही बताया है। और चांदी के जो होते थे उन्हें यहाँ शतमान कहने लगे थे, शतमान। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में और क्या था देखो। पहले गाय ना मारने योग्य थी, यहाँ गाय को मारा जाने लगा था। जो अतिथि होता था, अतिथि, उसे गोहन कहा जाता था, गोहन कहा जाता था। ठीक है, और उसे गोमांस खिलाया जाता था। ठीक है दोस्तों, गोमांस खिलाया जाता था उसको। ये था। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तंबाकू का उन्हें ज्ञान नहीं था। ठीक है, बस। तो ये उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे वैदिक साहित्य। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।